दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अमेरिका पश्चिमी दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी मूल्यों के लिए लड़ रहा है, अपनी परंपराओं के लिए लड़ रहा है, अपने नियमों के लिए लड़ रहा है, और शायद दुनिया का एकमात्र देश है जो खुद पर गर्व करता है। हाँ, वहाँ भी पागल वामपंथी हैं, लेकिन वहाँ ट्रंप ने उन्हें काबू में रखा है। हमारे यहाँ के वामपंथी, हम नहीं जानते उनके साथ क्या करें। हमारे वामपंथी काबू में नहीं हैं। मैं 3 साल से चेतावनी दे रहा हूं। मैं यूके को करीब से देख रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि वहां जो हो रहा है वही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। और क्योंकि हम यूके से बहुत छोटे हैं, यह बहुत तेज गति से हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद 2030 तक या कुछ ऐसा, लेकिन यह अभी हो रहा है। मेरा मतलब क्या है, क्या हो रहा है? तो हम जानते हैं यूके में मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए टोरीज और लेबर दोनों ने उन्हें नाराज नहीं किया। उन्हें लगा ये उनके मानदंडों के खिलाफ है, तो उन्होंने क्या किया? समस्याग्रस्त समुदायों के समस्याग्रस्त तत्वों पर सख्ती करने के बजाय, यानी ब्रिटेन में मुस्लिम समुदाय पर, उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने स्थानीय आबादी पर हमला करना शुरू कर दिया। यूके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चीन और रूस दोनों को मिलाकर भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करता है। यह बहुत कुछ कहता है। इससे आपको उस देश के बारे में क्या पता चलता है जिसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी? तर्क किया जा सकता है कि उन्होंने हमें स्पीकर्स कॉर्नर दिया। अब वे सोशल मीडिया पोस्टर्स पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। नहीं, वे सभी हिंसा के लिए नहीं उकसा रहे, साधारण पोस्ट्स भी नहीं। यूके की प्रिवेंट लिस्ट में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अब उग्रवाद के एक रूप के तौर पर चिन्हित किया गया है। अगर आप ब्रिटिश संस्कृति, इतिहास और विरासत पर गर्व दिखाएं और उसे संरक्षित करना चाहें, तो इसे उग्रवाद माना जाता है। तो आप प्रिवेंट्स वॉच लिस्ट में आ सकते हैं, जिसमें हाल तक 90% लोग मुसलमान थे। अब अचानक हम ज़्यादा गोरे लोगों को देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गोरे लोग खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं, रुको जरा, इसमें गलत क्या है? हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अगर हमें अपने देश पर गर्व नहीं होगा तो हमारे पास देश ही नहीं रहेगा। मैं ये सब देख रहा था। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं सिर्फ उन्हीं तरह के वीडियो बनाने के लिए जो मैं पिछले 8 सालों से बना रहा हूँ, 5 साल तक जेल जा सकता हूँ। ठीक है, हम कितनी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। मैंने किसी को चाकू नहीं मारा, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुझे 5 साल के लिए जेल हो सकती है, सिर्फ अपने विश्वास या ऑस्ट्रेलिया के प्रति प्यार दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं भागने नहीं जा रहा हूं। मैं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन नहीं करने जा रहा हूं। मुझे लगता है मैं यहीं रहने वाला हूं। मुझे लगता है मैं लड़ूंगा। आओ और मुझे पकड़ो, मुझे जेल में डाल दो, अगर तुम्हें करना है तो। लेकिन शायद मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इंग्लैंड में मेरे जैसे लोगों को कानूनी मामलों में फंसाकर कंगाल कर दिया गया। हमारे पास पैसा नहीं बचता। जो भी इकट्ठा करते हैं वो कानूनी खर्चों में चला जाता है और अंत में आप हार मान लेते हैं। यही उनका तरीका रहा है यूके में। यहां भी वही होगा जो बाकी जगह हुआ, क्योंकि वे हेट स्पीच कानून ला रहे हैं। मैं वास्तव में उस बिल के मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा जिस पर अभी मंगलवार को हमारे संसद के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में चर्चा हो रही है। आइए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, ये वही है जो एंथनी अल्बनीजी कह रहे हैं। हमने यहूदी विरोधी भावना से लड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए कानून पेश किए हैं। मैं उसकी धोखाधड़ी बयान करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं। वह इसे यहूदी विरोधी भावना से लड़ने वाले बिल के रूप में पेश कर रहा है, और एक और जगह उन्होंने कहा कि यह यहूदी विरोधी भावना और समलैंगिकता के खिलाफ लड़ने वाला बिल है। असल में यह दोनों में से कोई नहीं है। मैं आपको साबित करूंगा। थोड़ा धैर्य रखें, इसे देखिए। द ऑस्ट्रेलियन ने पोस्ट किया है। हेट स्पीच कानून के लंबे हाथ का इस्तेमाल
इस्लामोफोबिया को भी निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन एंथनी अल्बनीज ने कहीं भी इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं, रुको एक सेकंड, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक इस्लामिस्ट ने 15 गैर मुसलमानों को मार डाला और बात सिर्फ इस्लामोफोबिया की हो रही है। लोग इस्लामोफोबिया की वजह से नहीं मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को उनके धार्मिक विश्वास के लिए मारा जाना चाहिए, लेकिन यहां समस्या वो नहीं है। आपको इस्लामिज़्म से निपटने के लिए बिल पेश करने चाहिए, क्योंकि यही हमारे समय की सबसे घिनौनी और हिंसक विचारधारा है। वे इसे यहूदी विरोध, समलैंगिकता विरोध, महिला विरोध और इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई के रूप में दिखाते हैं, लेकिन असल में इस्लामिज़्म को कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं। लेबर पार्टी की वरिष्ठ मुस्लिम सांसद एन अली ने कहा कि सरकार इस्लामोफोबिया और समलैंगिकता विरोध को अपराध घोषित करने को तैयार है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, इस्लाम समलैंगिकता विरोधी है, तो अगर आप इस्लाम के समलैंगिकता विरोधी स्वभाव के बारे में बात करते हैं, तो क्या वह इस्लामोफोबिया कहलाएगा? एंटीसेमिटिज्म बिल पास होने के बाद देखें, यह हेट स्पीच बिल का सबसे अहम हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करता है तो वह अपराध है। और या जैसे यह सार्वजनिक स्थान है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, ऑनलाइन वीडियो बनाता हूं, यह सार्वजनिक स्थान है, ताकि अगली धाराएं मुझ पर लागू हों। अगली धाराएं क्या हैं? व्यक्ति उस व्यवहार में संलग्न होता है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति, लक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, लक्षित समूह या व्यक्तियों के समूह के प्रति घृणा को बढ़ावा देना या भड़काना होता है। जैसे संस्कृतियां, उदाहरण के लिए, क्योंकि नस्ल की वजह से मैं ऐसा नहीं करता, रंग की वजह से मैं ऐसा नहीं करता, या राष्ट्रीय मूल, जातीय मूल, मुझे उसकी परवाह नहीं, बस राष्ट्रीय मूल की चिंता है। कुछ विशेषताएं हैं जो कुछ राष्ट्रीयताओं जैसे पाकिस्तानियों में आम होती हैं। मैं अपनी संस्कृति के बुरे पहलुओं पर बात नहीं कर सकता, लेकिन आप गोरे लोग अपनी संस्कृति के बुरे पहलुओं पर बात कर सकते हैं। मैं अपने नियो-नाजियों के बारे में बात नहीं कर सकता। यह भेदभाव है। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जहां महिला जननांग विकृति एक सामान्य बात है, जैसे कुछ अफ्रीकी संस्कृतियां। यह सिर्फ मुस्लिमों की समस्या नहीं, जबकि पैगंबर मोहम्मद ने समर्थन किया था। अधिकतर मुस्लिम देशों में नहीं अपनाया जाता। कुछ अफ्रीकी देशों में ऐसा होता है, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ सोमाली व सूडानी लोग भी करते हैं। क्या मैं महिला जननांग विकृति के दुर्व्यवहार पर बात नहीं कर सकता? मैं इस कानून के डर से उसके बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे परेशान और डराया जाता है, मैं नहीं कर सकता। यह बहुत ही दयनीय है। इस पंक्ति को हटा दें। सभी देश और राष्ट्रीयताएं समान नहीं हैं। अब मैं दूसरे मुद्दे यानी किसी अन्य के प्रति श्रेष्ठता या घृणा फैलाने पर आता हूं। मुझे दूसरे व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार करना जरूरी है। कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो कुछ अन्य संस्कृतियों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, और कुछ संस्कृतियां बहुत हीन हैं, जैसे अफगान संस्कृति, जहां महिलाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। जैसे कुछ अफ्रीकी संस्कृतियां, खासकर मुस्लिम अफ्रीकी संस्कृतियां, जहां वे अपनी बच्चियों के जननांगों को विकृत कर देते हैं। कुछ मध्य पूर्वी संस्कृतियों में लोगों के हाथ काटे जाते हैं, पत्थर मारकर मारा जाता है, असंतुष्टों को क्रेन से लटकाया जाता है, या प्रदर्शनकारियों पर टैंक चलाए जाते हैं। क्या आप मुझे यह कहने पर 5 साल के लिए जेल भेजेंगे? कितना बेहुदा कानून है, और जो इसे बना रहा है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब प्रधानमंत्री है। पहले मैं कहता था, शायद हमारे जीवन काल में, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि 1901 के बाद से कोई भी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसने ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के साथ ऐसी गद्दारी की हो जैसा इस बेहुदा प्रधानमंत्री ने किया है। ऐसा व्यवहार हर हाल में आम व्यक्ति को प्रभावित करता है। निशाना कौन? वह गरीब सूडानी है जो सिर्फ अपनी बेटी के जननांग विकृत करना चाहता है। हैरिस सुल्तान इस पर क्यों बोल रहे हैं? लक्षित समूह के एक सदस्य ने कहा कि हैरिस ने हमारी संस्कृति को हीन कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाएं बिन बैग्स में रहें
ताकि वे उत्पीड़न या हिंसा से डरें। ओह, वे उत्पीड़न या हिंसा से डरते हैं, जबकि इस्लामवादी बाहर जाकर गैर मुसलमानों को मारते हैं। या इससे डरने के लिए अगर आप इसकी सज़ा 5 साल की कैद रखते हैं। महिलाओं और सज्जनों, यही वह तलवार है जो अब हमारे सिर पर लटकाई जा रही है। मैंने कहा था कि वे इस्लाम का संरक्षण कर रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं हैरिस। शायद अब इस्लामवादी यहूदियों से खुली नफरत बंद कर दें। नहीं नहीं नहीं, इसे देखिए, चौथे बिंदु को देखिए। अगर उपधारा 1 लागू नहीं होती तो पहले की बातें भी लागू नहीं होती। इनमें दूसरों से नफरत या समूह, रंग, जाति शामिल नहीं है। यह उन आचरणों पर लागू नहीं होता जो केवल धार्मिक शिक्षाओं या चर्चाओं के उद्देश्य से सीधे धार्मिक ग्रंथ से उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने तक सीमित हैं। क्या आपको यह समझ में आया? मैंने इसे चैटजीपीटी में डाला और सोचा, क्या आप इसे समझा सकते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका यही अर्थ है, यह उपधारा वैधानिक रक्षा देती है। इसे साधारण भाषा में समझें। अगर कोई प्रचारक या धार्मिक शिक्षक सार्वजनिक जगह खड़ा होता है, जैसे संसद भवन के सामने, किसी प्रोपेली रैली में, मस्जिद में या सोशल मीडिया पर, या कोई सामग्री प्रसारित करता है और कहता है कि यहूदी भगवान द्वारा शापित हैं। माफ कीजिए, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि यह एक धार्मिक शिक्षा है। मैं तो बस अपने धर्म का हवाला दे रहा हूं। तो बोंडी आतंकवादी को एक कट्टर उपदेशक से प्रेरणा मिली थी जो ऐसी बातें उद्धृत किया करता था। एक समय आएगा नौजवान मुसलमान, और हम पैगंबर की हदीसों का जिक्र करेंगे। मुसलमान और यहूदी लड़ेंगे, लड़ाई का समय आ रहा है। और उन्होंने हमें बताया अलैहि सलातु वस्सलाम कि उन दिनों निर्जीव वस्तुएं बोलेंगी, निर्जीव वस्तुएं बोलेंगी। यहूदी विरोधी नहीं, ये हमारी परंपरा है। हम हदीस बताते हैं और कहते हैं कि नबी। यह यहूदी विरोधी नहीं है। देखिए वह कितने सावधान थे। उन्होंने कहा, देखिए मैं यहूदी विरोध नहीं फैला रहा हूं, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है। मेरा मानना है यूके में भी घृणा भाषण कानून ऐसा है जहां धार्मिक होने पर उसे सहन किया जाता है। अगर आपके धर्म में यहूदी विरोध है तो यह सही है। उन्होंने सावधानी से कहा, यह यहूदी विरोध नहीं है, उन्हें कानूनी छूट और बचाव मिला है। वे कह सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि यह होमोफोबिया के बारे में है? इसे देखिए, ये सभी होमोफोबिया पर हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, जो लूत की कौम के कर्म करता मिले, समलैंगिकता, तो जो यह कर रहा है और जिसके साथ किया जा रहा है, दोनों को मार डालो, यानी दोनों समलैंगिक पुरुषों को मौत की सजा दो। ऐसी बातें मुसलमानों को कट्टर बनाती हैं। इससे मुझे आयरलैंड में एक मुस्लिम द्वारा ग्राइंडर पर फुसलाए गए समलैंगिक की कहानी याद आती है। उस व्यक्ति ने उसे फुसलाया और पीटा। यह क्लासिक होमोफोबिया है। आपको क्या लगता है युवा मुस्लिम पुरुष समलैंगिकों से नफरत क्यों करते हैं? वे ऐसी हदीसें पढ़ते हैं और उपदेशक कहते हैं कि समलैंगिकों को मारना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे किसी धार्मिक ग्रंथ से उद्धृत कर रहे हैं तो फिर यह ठीक है। आप महिलाओं, समलैंगिकों, यहूदियों के खिलाफ जितनी चाहें नफरत फैला सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप इसे यहूदी विरोधी विरोधी बिल, समलैंगिकता विरोधी विरोधी बिल, स्त्री द्वेष विरोधी बिल कहें, जबकि यह इनमें से कोई भी नहीं है। यह मुसलमानों के लिए अवैध सुरक्षा है जिससे सिर्फ इस्लामवादी लाभान्वित होंगे। अगर आप कहें पुराने नियम में भी ऐसा है। कितने ईसाई या यहूदी सच में समलैंगिकों या गैर कुमारियों को मार रहे हैं? वे ऐसा नहीं करते, यह समस्या नहीं है। कोई कट्टर यहूदी या ईसाई इसे अपनी रक्षा में नहीं लेंगे क्योंकि उनकी नैतिकता पुराने नियम से नहीं है। यूके की तरह हमारी लेबर पार्टी भी मुस्लिम वोट पर निर्भर है। हमारे गृह मंत्री टोनी बर्ग का बड़ा मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र है। वहीं से बोंडी आतंकवादी आया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए
ये छोटे छोटे रास्ते छोड़ रहे हैं, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही वजह है कि वे ऐसा कर रहे हैं। इसे देखिए, 27 विदेशी अपराधियों को निर्वासन से बचाया गया है। गृह मंत्री टोनी बर्क ने राष्ट्रवादी मैथ्यू ग्रूटर का वीजा उसके राजनीतिक विचारों के चलते 6 हफ्ते से कम समय पहले रद्द किया था। मैथ्यू ग्रूटर्स एक श्वेत ब्रिटिश नागरिक हैं जो एक नवनाजी थे, शायद एक घटिया इंसान, लेकिन उनके नवनाजी विचारों के कारण उन्हें निर्वासित करने में जरा भी देर नहीं की गई। वह कभी हिंसक नहीं रहा, हमें ऐसा नहीं लगता। उसके कुछ गलत विचार हो सकते हैं जिनका मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन उसे निर्वासित करने में उन्होंने देर नहीं की। लेकिन ये विदेशी अपराधी, जिनमें बाल यौन अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे शामिल हैं, ओह भगवान, इन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकता। इसमें कोई तुक कैसे बनती है? आप एक गोरे आदमी को स्वस्तिक टैटू के लिए निर्वासित कर सकते हैं, लेकिन बाल यौन अपराधियों, हत्यारों और बलात्कारियों को नहीं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। मेलबर्न में 3 सोमालियों पर अफ्रीकी किशोर की हत्या का आरोप है। ये नई खबर है। हर साल हम सबसे रहने लायक शहर का पुरस्कार जीतते थे, अब यह कूड़े के ढेर में बदलता जा रहा है। माफ कीजिए, यह सच में कूड़ा है। क्या मैं कह सकता हूं कि यह सोमाली समस्या है? क्या मैं यह कह सकता हूं, शायद मुझे जेल जाना पड़े, देखेंगे, आओ मुझे गिरफ्तार करो? जो है सो है, मेरा ख्याल है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है। मेरे बारे में भी यह भविष्यवाणी है कि जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप में हुआ, वैसे ही यहां भी बढ़ोतरी होगी। एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी में मैंने कहा था कि पॉलिन हैंसन की पार्टी सबसे बड़ी बनने वाली है, सिर्फ 1 महीने पहले। यहां तक कि स्काई न्यूज पर भी लोग बहस कर रहे थे कि क्या पॉलिन हैंसन की पार्टी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है या नहीं, और वे कह रहे थे मैं आखिरी में हूं, और मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यह संयोग नहीं है। फ्रांस में मरीन ले पेन, जर्मनी में एएफडी और रिफॉर्म पार्टी जल्दी ही शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं। एएफडी नेताओं और मरीन ले पेन की पार्टी के खिलाफ कई चुड़ैल शिकार जैसी कार्रवाइयां हो रही हैं, पर कोई उनकी नजरें नहीं रोक सकता। जब आप इतनी बेशर्मी से अपने राष्ट्रीय मूल्यों की बलि सिर्फ समाज के एक छोटे हिस्से को खुश करने के लिए चढ़ाते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है, आप जनता को नाराज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा भरोसेमंद समाज रहा है। हम सरकार की बात मानते हैं। 2010 के दशक में जिंदगी बहुत अच्छी थी। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका जैसी थी? मुझे लगता है हम सिर्फ $1000 पीछे थे, शायद उससे भी ऊपर। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया बहुत समृद्ध था, सब अमीर थे, हम पैसे कमा रहे थे, और अब वे तीसरी दुनिया के देशों से कम गुणवत्ता वाले प्रवासियों को ला रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन देश लोगों से बनते हैं, और जितनी अच्छी आपके लोगों की गुणवत्ता होगी, उतनी ही अच्छी आपके देश की गुणवत्ता होगी। आप सिर्फ आयात से जीडीपी नहीं बढ़ा सकते। जीडीपी सिर्फ 1% बढ़ रहा है, जबकि जनसंख्या हर साल 1-2% बढ़ती है। लेकिन जैसी उम्मीद है, तो पॉलिन हैंसन की पार्टी हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। देखिए, यह गठबंधन से भी बड़ी हो गई है। हमारे टोरीज को सेंटर राइट होना चाहिए, लेकिन अब वे सेंटर लेफ्ट बन गए हैं, इसलिए वे नीचे गिर गए हैं। मुझे विश्वास है कि पॉलिन हैंसन की वन नेशन पार्टी आगे बढ़ेगी और हमें इसे बाहर करना होगा। यह ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी है। मुझे लगता है बॉन्डी, नरसंहार और हेट स्पीच कानून जैसी बातें हो रही हैं। पॉलिन हैंसन ने अभी कहा है कि वह देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। मुझे उनकी आर्थिक नीति के बारे में नहीं पता, मुझे उनकी बाकी नीतियों के बारे में भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों और ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति की रक्षा करेंगी। अगर तकनीक में ऑस्ट्रेलियाई मूल्य और संस्कृति नहीं है, तो हम कौन हैं? मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को 90% श्वेत ही रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूं जबकि मैं श्वेत नहीं हूं? क्योंकि श्वेत ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है। उन्होंने ऐसा किया
उनके पास कुछ निश्चित मूल्य थे, उनके पास राष्ट्र निर्माण के बारे में कुछ निश्चित विचार थे, तो उन्होंने दुनिया के सबसे आधुनिक, समृद्ध, सुंदर और सुरक्षित देशों में से एक का निर्माण किया। यूके में जब कुछ लोगों को हटाया गया तो वे 90% से 80% और अब 70% पर पहुंच गए। ईस्ट लंदन भी देखें, यहां अभी भी बहुत सारे नेक इरादों वाले ऑस्ट्रेलियाई हैं जो कहते हैं कि शायद हम बस डर फैला रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप बस नस्लवादी हैं, वगैरह वगैरह। इन सभी लोगों से कृपया कृपया बस लंदन या पेरिस या बर्लिन चले जाइए और यही आपका भविष्य है। जब तक हम कुछ नहीं करते, यूरोप की हालत खराब है। उन्होंने उन्हें खुश करने की कोशिश की थी, ये नई खबर है। छात्राओं का बलात्कार हुआ जब उन्हें एक 125 शरणार्थियों के साथ परिसर में रहने को मजबूर किया गया ताकि एकीकरण हो सके। नेक नीयत थी, समझ रहे हैं। अगर हम इन शरणार्थियों को, इन तीसरी दुनिया के देशों से आए लोगों को अपने युवा और संवेदनशील छात्रों के साथ मिला दें, शायद वे उन्हें हमारी जीवन शैली से परिचित करा देंगे। क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? डच युवाओं को सालों तक यौन हमलों और हिंसा झेलनी पड़ी। यह नीदरलैंड्स में हुआ। स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन में भी ऐसी ही स्थिति है। वे ऑस्ट्रेलिया में भी यही करेंगे। मेरे लोगों, ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं पहली शिकार होंगी। यह होने वाला है, यह हो चुका है। मुझे कोई भविष्यवक्ता या कुछ बनने की जरूरत नहीं है। यह यूरोप में पहले ही हो चुका है, यह हो गया है, इसमें कोई बहस नहीं है। इसी वजह से हर कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता पाने की कोशिश कर रही है और पॉलिन हैंसन भी दरवाजे पर है। यह हो रहा है, यह अब कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं 1 महीने से कॉल और दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद कर रहा हूं। वे बार बार कोशिश करते रहेंगे, जो शायद अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें बार बार इस बारे में बात करने का मौका मिलेगा। और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियाई लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ या हमारे जैसे लोग क्या कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति पर समझौता नहीं कर सकते। हम इस बिल के लिए माफ़ी नहीं मांग सकते। जैसा कि मैंने पढ़कर सुनाया, अब आप खुद को श्रेष्ठ महसूस नहीं कर सकते। हम इस श्रेष्ठ देश के बारे में खुद को श्रेष्ठ क्यों नहीं महसूस कर सकते? ऑस्ट्रेलिया एक विकसित और श्रेष्ठ देश है। इसके पीछे कारण है। हर विकासशील देश का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया क्यों आता है, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि यह श्रेष्ठ है और आप इसे अपराध नहीं ठहरा सकते।